नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि कौन सी कॉलेज सही रहेगा, डाइट या प्राइवेट, क्या फ़ीस रहेगा, पूरा खर्चा कितना होगा और हमारा रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। रिज़ल्ट को लेकर के बहुत बड़ा संशय है, आपके बीच में भी है। बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज भी किया है, सर रिज़ल्ट का कुछ बताओ, काउंसलिंग कब होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी जानकारी आप तक पहुँचाना मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कितने नंबर पर डाइट मिलेगी। और हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, हर तीसरा बंदा ये पूछ रहा है कि सर मुझे डाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैं आपके सामने इसी वीडियो के अंदर ये सारा डिस्कस करने के बाद, संपूर्ण जानकारी देने के बाद में आपको मैं डाइट का स्पेशल अंक भी बताऊंगा। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको डाइट मिलेगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको BSTC एग्ज़ाम 2024 से जुड़े समस्त प्रकार की जानकारियाँ, मैटर्स, सारी चीज़ें आप तक मुहैया हो सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल हमारा ये निकल के आता है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका रिज़ल्ट जल्दी आने वाला है क्योंकि आपने देख लिया होगा कि प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। रिज़ल्ट कब आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है आपका। तो देखिए, आपको ध्यान होगा कि 30 जून को आपके एग्ज़ाम हो गया, 5 जून को आपकी अंतरिम आंसर की आई और 10 जून को आपके अंतिम आंसर की आ गई। अंतरिम और अंतिम में फ़र्क होता है। और इसके बाद में अब आपके 10 या 15 दिन, यानी कि लगभग आपका रिज़ल्ट 20 से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग चल रही है। इस बार VMOU लगा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके उतना इसका रिज़ल्ट दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है काउंसलिंग की। हमारी आखिर काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग आपके रिज़ल्ट जैसे ही आपके आता है और रिज़ल्ट के 4 या 5 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग आपके शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग शेड्यूल भी आ जाएगा रिज़ल्ट के जस्ट 2 दिन बाद में, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट। इसके बाद दोस्तों अगर आप अब रिज़ल्ट आ गया, काउंसलिंग की डेट मैंने बता दी। अब दोस्तों मैं आपसे ये, आपका भी एक सवाल है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार कर लेने चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग के बाद भी डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए, आपके जितने भी दस्तावेज आपको चाहिए वो सारे इम्पोर्टेंट है। कि मान लो किसी बंदे के 450 आ रहे हैं और कैटेगरी से है, अगर उस बंदे का अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उसको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत पहले तैयार करने चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। तो दोस्तों बता देता हूँ, जो RBSE बोर्ड से आते हैं उनका अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों एक ही मार्कशीट पर बने होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन जो CBSE बोर्ड से आता है उसका मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र अलग है। जैसे मैं 12वीं की बात करूं तो 12वीं की भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र RBC बोर्ड से हैं, उनका तो सेम ही है, एक ही पेज पर है। लेकिन CBSE वालों का अलग है, CBSE वालों का अलग है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके माइग्रेशन आपको लास्ट कॉलेज से मिलना था, प्रवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। किसी भी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन के लिए वो जिसकी ज़रूरत रहती है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र। आपने जिस स्कूल से 12th किया है उस स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र। मान लो कोई अगर बंदा BA करने के बाद में कर रहा है तो जो भी आपने अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की है उसका, उस कोचिंग उस क्लासेस से सॉरी उस स्कूल का या कॉलेज का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए मूल निवास। आपका मूल निवास भी, ये कितना भी पुराना हो चलेगा, 4 साल 5 साल 10 साल, लेकिन होना चाहिए ई मित्र वाला। पहले ऑफलाइन बना करता था, वो नहीं, अपन को चाहिए ई मित्र वाला।
और इसके बाद मिले आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी का चाहिए। एक तो चाहिए एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, इनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ये 1 वर्ष पुराना, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके लास्ट, जैसे 12th करके आया तो उसको टीसी भी मिली होगी, और टीसी भी आपको पास में रखने, टीसी। अब मान लो ईडब्ल्यूएस से कोई आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई मान लेते हैं मेरा भाई कोई दिव्यांग है या बहन दिव्यांग है, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगभग 40% से ऊपर का दिव्यांग सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लो आपको इनकम का सर्टिफिकेट कई बार मांग लेते हैं पहले, कई बार एडमिशन के बाद में मांगते हैं, लेकिन आपको बैंक डायरी की डिटेल भी चाहिए। बैंक डायरी भी आपको चाहिए, खाता खोला हुआ होना चाहिए, ताकि रिफंड का सिस्टम हो वो भी टाइमली हो सके। तो ये सारे दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इसके अलावा आपको चाहिए आधार कार्ड, और उसके बाद आपको चाहिए जन आधार कार्ड। अब दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि अभी जो आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बन रहा है अभी, उसके अंदर जो फोटो आ रहा है वो जन आधार से होके आ रहा है, जन आधार वाला आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जन आधार के अंदर ई-केवाईसी भी ज़रूरी है, और जन आधार के अंदर सारे आपकी डिटेल्स जो है वो एकदम सही होना भी ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको काउंसलिंग के दौरान, उसके बाद भी कॉलेज में एडमिशन के समय चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने जो बीएसटीसी का फॉर्म भरा उसको भी सुरक्षित रखना है, उसको भी सुरक्षित रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि डाइट कॉलेज सही रहेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज। तो एक बार पहले फ़र्क जानना ज़रूरी है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, लोग ज़्यादा डाइट को क्यों प्रीफर करते हैं, प्राइवेट को इतना प्रीफर क्यों नहीं करते, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, डाइट एक सरकारी कॉलेज है, ये एक सरकारी कॉलेज है जो कि एक ज़िले में एक होती है जिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। ये जो है ये प्राइवेट बहुत सारी होती है, हर ज़िले में खूब होती है। तो जो संख्या में कम होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो संख्या में अधिक होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, ये एक नियम है। अब ये जो निजी कॉलेज है, निजी और प्राइवेट सभी सरकारी सभी कॉलेजों की लिस्ट आपके पास पहले आ जाएगी, कौन कौन सी उसमें से चूज करनी है। अब डाइट की अगर बात करें तो डाइट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर नियमित कक्षाएं लगती है, नियमित और फुल अनुशासन में होती है, और इसके अंदर कई बार क्लासें लग जाती है, कई बार क्लासें नहीं लगती। दूसरी बात, डाइट के अंदर हम लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलती है, प्रैक्टिकल, जो अपने दैनिक जीवन में शिक्षक बनने के बाद में काम आएगी। और इसमें कम संभावना, कोई अच्छी ऐसी कॉलेज प्राइवेट के अंदर भी खूब है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की वाइज देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना। दूसरी मज़े की बात ये कि प्राइवेट डाइट से अगर बीएसटीसी करते हैं तो मैक्सिमम 50,000 का खर्चा आता है 2 साल का, इसमें 1.5 लाख से आपके 2 लाख तक का खर्चा आ जाता है। बस शर्त ये है कि दोनों कॉलेज के अंदर आपकी 75% उपस्थिति होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपका मकसद बीएसटीसी करना ही नहीं है, आपका मकसद है कि मैं बीएसटीसी को करके इसके बाद में आने वाली रीट के अंदर भी मेरा स्थान पक्का कर सकूं, इसके हिसाब से आपको बीएसटीसी करना है। तो जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है, आपको लगातार आपको पढ़ते रहना है। स्कूल के कॉलेज के अंदर आपकी क्लास लगेगी मनोविज्ञान की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये बेसिक क्लासेस, शिक्षण विधियों की, इनका बहुत फ़ायदा आपको रीट एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है, बाकी इसके अंदर डाइट में और प्राइवेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इतना ही फ़र्क है, एक तो फीस में फ़ायदा है, दूसरी बात हमें प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलेगी और नियमित कक्षाएं मिलेगी, ये आपको ज़रूरी। दूसरी बात, डाइट के अंदर पढ़ाने वाले सभी सरकारी प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे डाइट के, तो वो आपको अगर वो सिलेक्टेड होके आए हैं तो दोस्तों उनके पास नॉलेज थोड़ा और अच्छा होगा, तो वे आपको अगर हैंडल करेंगे, आपको
टैकल करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे दोस्तों, उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप डाइट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से BSTC करते हैं तो मेरा निवेदन है कि आपको पूरा 2 साल तक कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना है, क्लास लगे तो उस क्लास को सही ढंग से अटेंड भी करना है, क्योंकि BSTC में एडमिशन के बाद अक्सर लोग भटक जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एडमिशन लेने के बाद में 2 साल तक डिग्री होए तब तक आपको राजस्थान जी के साइकोलॉजी और शिक्षण ये विद्या, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। फिर जैसे एग्ज़ाम आता है, BSTC होती है, आप तुरंत पिछले 2 या 3 महीने बाकी का सिलेबस कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं रहना चाहिए कि मुझे BSTC करना है। मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मुझे रीट भर्ती के अंदर, आगामी रीट भर्ती जो भी होगी मेरी डिग्री के बाद में, उसमें मुझे शामिल होना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसके बाद दोस्तों अब समस्या ये आती है कि डाइट किसको मिलेगा, डाइट किसको मिलेगा। तो अगर मैं डाइट की बात करूं, हालांकि अच्छी कॉलेज है डाइट, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट की इच्छा मुझे भी 2013 के अंदर डाइट पाली मिली थी, लेकिन मेरे लक के अंदर BSTC करना लिखा नहीं था। और BSTC अगर मैं उस टाइम कर लेता, 2013 में सिलेक्शन हो गया था, डाइट से कर लेता, तो 2015 के अंदर 54,000 पदों की रीट की भर्ती आई थी। मेरे सभी दोस्त लग चुके थे, मैं रह गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे रीट 18 में आई, उसके अंदर मैंने दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी कुछ कमियां रही, उसको मैंने बाद में एहसास किया। लेकिन उसके बाद में 18 से लेकर के 23 तक एक ही रीट भर्ती आई थी। एक पहले आई थी, वो रद्द हो गई थी, और 2023 वाली रीट भर्ती में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से सिलेक्ट हो गया था। अच्छी रैंक के साथ में घर के पास स्कूल मिल गया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरे साथ ये, जैसे मैं 2013 में सिलेक्शन हुआ और 23 में टीचर बना, ये जो 10 साल बाद में टीचर बना हूँ, 10 साल का जो नुकसान हुआ है मुझे, ये दोस्तों आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप फैसला लेते हैं सोच समझकर, और अपने जिसको आप आदर्श मानते हैं, जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, उनसे कंसल्ट करके करें, क्योंकि आप अभी तक नौसीखे परिंदे हैं। आपको अभी तक इन चीज़ों का नॉलेज नहीं, मुझे भी नॉलेज कम था। इसी वजह से मैं 13 में STC कर लेता तो शायद मैं 15 में मास्टर बन जाता, 100% बनता, क्योंकि 54,000 की वैकेंसी थी। दोस्तों BSTC आधारित रीट भर्ती आती है एक ही, और अगर किसी के पास BA प्लस BSTC है तो वो रीट का लेवल 2 एग्ज़ाम भी दे सकता है। रीट लेवल 2 के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है, लेकिन BSTC के अंदर सब सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। पर्यावरण अध्ययन आता है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके अलावा शिक्षण विद्या आती, सभी SS के भी सवाल आते हैं, SS की शिक्षण विद्या भी आती है, राजस्थान GK भी आता है, शैक्षिक परिदृश्य आता है, ये सारी कॉमन चीज़ें आती है दोस्तों। लेकिन BA प्लस BSTC अगर किसी के पास है तो वो सेकंड लेवल के अंदर भी बैठ सकता है। अब डाइट किसको मिलेगी, डाइट इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि डाइट में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो डाइट किसको मिलेगी उसका मैं आपको एक बार वीडियो बता देता हूँ। अब देखिए डाइट किसको मिलेगा, 1 मिनट है ना। अभी तक दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा एक बार फिर निवेदन है, आप अपने इस बड़े भाई का ये जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हमेशा सही और सटीक जानकारी देता हूँ। मैं किसी मेरे बेरोजगार साथी या फिर मेरे स्टूडेंट किसी को भी मैं गुमराह नहीं करता हूँ, अफवाह नहीं फैलाता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बातें करूँगा वो बड़ी सीरियसनेस के साथ में करूँगा। तो बात आती है डाइट की। डाइट किसको मिलती है, तो सबसे पहली बात तो है डाइट उन लोगों को मिलती है जिन्होंने काउंसलिंग के दौरान, जैसे आप काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग के दौरान आप अपने नज़दीकी जो डाइट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाइट से ही करना है तो सभी जिलों की डाइट को भर देना प्रेफरेंस के अंदर। उसके बाद में डाइट मिलती है अंकों के आधार पर, अंकों के अकॉर्डिंग डाइट मिलती है। अब इसके अंदर डाइट के समय SC ST OBC या MBC जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि SC वाले को भी डाइट मिलेगी, ST को भी मिलेगी, OBC को भी मिलेगी, MBC को भी मिलेगी। साथ में अगर मेरा कोई भाई दिव्यांग है या बहन कोई दिव्यांग है उसको भी डाइट कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा कोई TSP क्षेत्र से है उसको भी डाइट मिल सकती है। लेकिन जैसे ST SC OBC वालों को या MBC वालों को, इनको डाइट तब मिलती है जब ये अपनी कैटेगरी से अच्छे अंक ला करके, अपनी जो कट ऑफ आएगी खुद की कैटेगरी उससे अगर ऊपर अंक, यानी कि वो बंदा जनरल से सिलेक्ट हो रहा है,
मान लेते हैं जनरल की मेरिट रही 432, मान लेते हैं, इतनी रहेगी नहीं, जनरल की मेरिट रहेगी 420 तक, 432 मान लेते हैं मेरिट रही, और किसी एससी के भाई को 448 आ रहे हैं, तो वो एससी का भाई जनरल में चला जाएगा, तो उसको डाइट मिल जाएगी। फिर ओबीसी का अगर कोई बंदा है, उसको मान लो 433 नंबर आ रहे हैं, तो वो भी जनरल में चला जाएगा। जनरल के अंदर जाना, जैसे ही एक कैटेगरी का बंदा जनरल में चला जाता है, तो पीछे अपने कैटेगरी की सीट खाली हो जाती है। अब बात यह है कि अब एग्जैक्ट नंबर सर क्या होगा, एग्जैक्ट डाटा तो मैं बता देता हूँ। जिस भाई के भी 445 के आसपास है, 5 नंबर प्लस या माइनस कर लो, जिसके भी 445 यानी कि 400 प्लस करते हैं तो 450 होते हैं, माइनस करते हैं तो 440 होते हैं, यानी कि इनके बीच में या इनके आसपास, इनके बीच में अगर बंदा आ रहा है तो उसको डाइट 100% मिलेगी। अब बात ये आती है कि मान लो एससी का कोई बंदा है, कई बार क्या होता है, एससी का बंदा होता है जिसको 300 नंबर, 396 नंबर ही आ रहे हैं, उसको भी डाइट मिल जाती है। क्योंकि मान लेते हैं जिनके अच्छे अंक है वो डाइट कॉलेज को प्रीफर नहीं करते हैं, तो प्रीफर डाइट कॉलेज को कोई कम नंबर वाला कर देता है, तो उसको अलॉट हो जाती है। फिक्स सीटें डाइट की तो भरी जाएगी। मान लेते हैं एक कॉलेज में अगर 200 सीट है, तो 200 बंदे तो लेने ही लेने हैं। अब एक हर डिस्ट्रिक्ट में, अब 33 डिस्ट्रिक्ट में डाइट बनी हुई है पुराने जिलों के अकॉर्डिंग, तो उनके अंदर तो बच्चे जाएंगे ना 33 × 200 के हिसाब से। किसी कॉलेज में 100 सीटें होगी, किसी में 150 भी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। ये हमेशा कट ऑफ के अकॉर्डिंग मिलता है। तो मेरा मोटा मोटा आइडिया ये है कि जिस भाई के भी 400, जिस भाई के भी नंबर, यानी कि मैंने ये आइडिया बताया 445 के आसपास, मान लो किसी के 440 है या फिर 450, यानी कि 440 के प्लस आ रहा है, उसको 100% डाइट कॉलेज मिलेगी यदि वो प्रीफर करेगा तो। अगर वो प्रीफर, मान लो उसके घर के पास में कोई कॉलेज है और उस बंदे के मान लो 490 नंबर है, और डाइट कॉलेज नहीं लेकर के घर के पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज उसको लेना चाह रहा है, तो ये बंदा वहाँ जाएगा तो उसको मनपसंद मिलेगी। दूसरी बात, जिस बंदे के भी 430 से ऊपर है, उसको चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलती है, चॉइस के अकॉर्डिंग। बाकी सबको कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, जो बंदा कैटेगरी का होकर के जनरल से सेलेक्ट होता है, उसके पास 100% कोई न कोई यूनिकता ज़रूर होती है, और उस यूनिकता को बरकरार रखने के लिए डाइट कॉलेज मान लो मिल जाती है, तो वहाँ पर सारे इंटेलिजेंट बंदे आते हैं, सेलेक्ट होके बंदे आते हैं, बड़े अच्छे बंदे आते हैं। तो उनके साथ अगर आप रहते हैं, संगति का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर उनके साथ आप रहेंगे तो आपका व्यवहार, आपका आचरण वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम होता है। ये बात तय है ना। और आपको अधिगम अच्छे से करना है, और आपको पुनर्बलन तभी मिलेगा जब आपकी संगति अच्छी होगी, और उतना ही आपको अच्छा अवबोध होगा, अभी प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे, मैंने जब कमेंट देखे हैं मेरी वीडियो पर, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लगभग 10,000 से 15,000 लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोगों का BCC एग्ज़ाम में जो भी बंदा बैठा, उनका बहुत अच्छा स्नेह मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, बच्चों को लाइक भी आ रहा है। और मैं कभी, हमेशा भी शर्त रही, आगे भी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी झूठी खबर नहीं देता हूँ। मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, मुझे टाइमिंग नहीं बढ़ाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने। मुझे गवर्नमेंट दे रही है, मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद शिक्षक हूं, तो मैं एक शिक्षक को कभी गुमराह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो शिक्षक सही और आधी अधूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, उनको, जो भी शिक्षक आधी अधूरी जानकारी देते हैं या अधगल गगरी छलकत जाए का व्यवहार करते हैं, उनके साथ वे शिक्षक की श्रेणी में नहीं आते। शिक्षक साधारण नहीं होता है, उसकी गोद में परले और निर्माण दोनों खेला करते हैं। ये आप ध्यान रखना, आपको भी आगे जाके शिक्षक बनना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाइट कॉलेज मिलेगी। अब एक बार जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप नंबर को कमेंट में कैसे करेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे अपना कैटेगरी, जैसे मान लो कोई OBC का है तो OBC, फिर आप लिखेंगे प्लस, मेल है तो मेल, उसके बाद आप करके लिखेंगे प्लस। अब आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं और आपकी प्रेफरेंस क्या है, डाइट या प्राइवेट, ये आप इस प्रकार से मुझे कमेंट करना। एक बार मैं फिर वापस बता देता हूँ,
मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कमेंट बॉक्स में ये करना है कि आपकी कैटेगरी मान लो ओबीसी है, फिर आप मेल है तो मेल लिखेंगे, फिर आपके मार्क्स मान लेते हैं आपको 438 आ रहे तो 438 प्लस अब आपको कॉलेज कौन सी चाहिए, डाइट या प्राइवेट। एक बार मुझे सभी लगभग में अगर 2-3 हज़ार या 5 हज़ार का अगर व्यू देख लेता हूँ, इच्छा देख लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा निष्कर्ष निकालने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे लगेगा कि मान लेते हो कि मैंने 440 बताया और 430 वाले को भी कॉलेज डाइट मिल रही है, फिर आप कहोगे सर उसको कैसे मिल गया। मैं एक बार आपको एक बार बता देता हूँ कि जितने भी लड़के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत जेन्युइन कमेंट कर रहे हैं, हकीकत से परे नहीं है, लेकिन कुछ मेरे साथी मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो जिसके नंबर तो आ रहे हैं 450 बता रहा है, मेरे नंबर आ रहे हैं 400। कुछ ऐसे भाई हैं जिनको अच्छा लगता है कि बता रहे हैं कि मेरे नंबर 400 आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को बता रहा हूँ तो मेरे 457 बता रहा हूँ। बताने से या कम बताने से या नहीं बताने से कोई आपके नंबर छीन नहीं सकता। विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। तो आप हमेशा सही को चूज़ करें। जो भी आपके पास चीज़ें रियलिटी में होती है उनको आप जेन्युइन चीज़ों को आप एक्सपोज करें। गलत तथ्य फैक्ट बताने के साथ में हमारी कई बार हम जो मेरिट बताते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू व्यूज़ बताते हैं, लोगों के नंबरों के अकॉर्डिंग बताते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सर्वे करने के बाद में हम बताते हैं। अब मान लो ऑफलाइन या ऑनलाइन सर्वे करते समय प्रत्येक बंदे ने हमें 20-20 नंबर ज़्यादा नंबर बताए। उन सबका सर्वे करने के बाद हमने जो मेरिट बताई उसके अंदर भी 20 नंबर ज़्यादा मेरिट बताई। अब बात ये निकल के आती है कि जैसे रिजल्ट आता है, सर वो तो आप तो 420 बता रहे थे, मेरिट तो 400 ही गई, आपने तो हमें डरा ही दिया था, बस मरवा ही दिया था मैं तो। लेकिन वो हमारी गलती से नहीं है, वो गलती ये कि सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने एक पोल भी करवाया था। उस पोल के अंदर मैक्सिमम लोगों ने नंबर अपने 400 के अंदर बताए। मैक्सिमम लोगों ने 400 के अंदर, लगभग मान लेते 2000 लोगों ने मेरे उसको वोट किया पोल को, और उसमें 400 से कम वाला एक ऑप्शन था, उसको 56 लोगों ने लाइक किया है। मतलब कि 400 से कम 2000 में से 56% 400 से कम है। 400 से ऊपर मात्र 2 या 3% आए थे। अब बताओ, अगर सही ढंग से नंबर हमारे तक आ रहे हैं, मेरे पास जो ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे थे उनका मैंने सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मेरिट यही रहेगी। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे तो बड़े शानदार होते हैं, बड़े स्मार्टनेस वाले होते हैं, जो अपने जितने नंबर होते हैं उतने बता देते हैं। क्योंकि उसमें छुपाना क्या है, ये आपकी मेहनत के नंबर है, ये आपके मेहनत के अंक है, न कि किसी के छीन करके लाए हुए हैं। तो दोस्तों, हमेशा सही और सटीक जानकारी को प्रीफर करो, सही और सटीक जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश भी करो। सही और सटीक जानकारी को किसी को देना हो तो दो, अदरवाइज किसी को अच्छे या कम ज़्यादा मार्क्स बता करके गुमराह करने का कोई मकसद नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम भी आगे जाके शिक्षक बनेंगे। शिक्षक समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो अपन को भी शिक्षक बनना है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से करना बिल्कुल नहीं भूलें, आपको करना ही करना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।